नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हम हमारी कक्षा के अंदर जो आपका प्रीलिम्स 2013 का है उसके बारे में हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हुआ था आपका 19/11/2013 को। उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण हैं या जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उनके संदर्भ में चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए एक बार पुनः स्वागत कर देता हूं मैं आप सभी का, और आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर मानवीय भूल के चलते अगर थोड़ी बहुत कहीं त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आगे एक और बात जो है कि हो सकता है किसी क्वेश्चंस का आंसर मैं थोड़ा सा कहीं गलत कर देता हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाद बाकी और आपके कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करें, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगना। और मैं बता दूं आपको, जो 1 से लेकर के आपके 30 तक हैं वो आपके मैथ्स से और रीजनिंग से संबंधित है। इनको आज हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इनको कल की कक्षा के अंदर सॉल्व किया जाएगा। आज हम 31 से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जल्दी से फटाफट आ जाइए और इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी किसी भी राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक भेजें, क्योंकि यहाँ पर से आपको किसी भी एग्ज़ाम में हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 से 10, जो कि परीक्षार्थियों से बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपको इस कंपटीशन की भरी भीड़ में आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ठीक है, किसी का तो भला हो। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है। आपको बताना है कि जो ब्लूटूथ तकनीक है वो कैसे प्रयुक्त होती है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन पर संचार हेतु। ऑप्शन बी यंत्रों के माध्यम से वायरलेस संचार हेतु। ऑप्शन सी केवल मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण हेतु। सैटेलाइट टेलीविजन संचार हेतु। ये हमने नहीं पढ़ा, टेलीविजन संचार हेतु नहीं होती, केवल मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण करने हेतु नहीं होती। इसके माध्यम से आप फाइल वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पर संचार हेतु ये भी नहीं होती। कौन सी होती है? यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु होती है। क्या होती है? यंत्रों के माध्यम से संचार हेतु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 32 क्या कहता है, सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमसे, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा था आपका? वो था यूएसए, रूस, जर्मनी या चीन। फटाफट बताइए, जो कृत्रिम उपग्रह किया या कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो कौन सा था आपका? रूस। कौन सा था? रूस। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, नासा का प्रथम सक्षम मिशन जिसके द्वारा पृथ्वी का आकार एवं अन्य तारों के चारों ओर उपस्थित लघु ग्रहों की खोज की जा सकती है। इसका क्या है? पृथ्वी का एक तो आकार और दूसरा इसके चारों तरफ जो भी क्या है, अन्य तारे हैं, उनकी क्या की जा सकती है? खोज। किसके द्वारा? बेसलर, कैसिनी, हुबल या केपलर। फटाफट बताइए किसके द्वारा की जा सकती है? तो बिल्कुल किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी वायुयान वाहक है? यानी ऐसा जो वायुयानों को ले जा सकता हो एक जगह से दूसरी जगह। INS विराट, सेकंड की बात करूं मैं INS विशाल, थर्ड की बात करूं INS विराम, और फोर्थ की बात करूं INS विक्रांत। इनमें से कौन सा है जो कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी वायुयान वाहक है? वो कौन सा है आपका? INS विक्रांत। बिल्कुल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धक टैंक है? निम्न में से हमें बताना है कौन सा युद्धक टैंक है आपका? अर्जुन T-72, अर्जुन AN-32, महाराजा T-72 और महाराजा AN-32। इनमें से बताना है कौन सा युद्धक टैंक है। तो आपका कौन सा है? अर्जुन T-72। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
37 और ये क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए बताइए। तो इसमें आप कुछ मत बताना क्योंकि आरपीएससी ने ऑलरेडी क्या दे दिया था इसमें, बोनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। कुछ विटामिन दिए गए हैं और इन पर हमें चर्चाएं करनी है और बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, विटामिन ए व डी को छोड़ करके। ठीक है, आगे विटामिन ई व के जल में घुलनशील होते हैं। आगे विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं। आपको निम्न में से सत्य कथन को बताना है कि कौन सा सत्य कथन होने वाला है। बिल्कुल बताइए कौन सा सत्य कथन है। क्या आप बताएंगे मुझे? विटामिन बी और सी की वसा में घुलनशील होते हैं। नहीं, जब भी हम बी व सी को पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, ये किस में घुलेंगे? जल में, क्योंकि भैंस कहाँ बैठती है? जल के अंदर, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। यानी ये कथन तो क्या हो जाएगा, ये तो असत्य है। आगे विटामिन ई व के जल में घुलनशील होते हैं और ई और के जल में घुलनशील नहीं होते हैं। चलिए, विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, विटामिन ए व डी को छोड़ करके। बिल्कुल, ये कथन क्या लग रहा है, सत्य। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39। और 39 आपसे पूछ रहा है कुछ रोग दिए गए हैं और उनके कारण या बताने हमें किसके साथ में सही सुमेलित मैच खाता है। बताइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हमें कुछ रोग के नाम दे रखे हैं और वो किसकी वजह से होते हैं वो हमें बताना है। चलिए बताइए। तो मैं बात करूं तो भी ये किसकी वजह से होता है, ये आपके होता है कवक की वजह से। किसकी वजह से होता है, कवक की। सेकंड बात करूं आपसे, सेकंड है आपका मलेरिया, और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। आगे बात करूं सी, और सी में क्या है, सी में है आपका निमोनिया, और निमोनिया हमेशा किसकी वजह से होता है, जीवाणुओं की वजह से। और हमारे पास में है मम्पस, और मम्पस हमेशा किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपके विषाणुओं की वजह से। यानी पहले में 4, फिर 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। कारण, जब कोयला जलता है तो कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। बिल्कुल, ये अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए क्या देते हैं, योगदान देते हैं। जब कोयला जलता है तो कार्बन ऑक्साइड बाहर निकलता है। बिल्कुल, जब कोयला जलेगा तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन ऑक्साइड बाहर निकलता है, लेकिन उसकी वजह से ये प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यानी कि कथन दोनों सत्य हैं लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कथन ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, और 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी है। आपको चयन करना है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और मीथेन। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें तो दिख रही होंगी, ऑक्सीजन ये तो किसके लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, और दूसरा नाइट्रोजन भी नहीं है। अब हमारे पास में कितनी गैसें बची, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, तो ए और बी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 41 में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर कथन और कारण से दिया गया है। कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रेषित करा करके उत्पन्न की गई है। आपको बताना है कि कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक जो कपास है वो बीटी जीन प्रेषित करा के उत्पन्न कराई गई है। आगे कारण, बीटी जीन कीटों से प्राप्त की गई है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए, कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रेषित कराकर उत्पन्न की गई है, ये कथन तो बिल्कुल क्या है, सत्य है। लेकिन आगे बीटी जीन कीटों से प्राप्त की गई है, नहीं, किससे क्या प्राप्त की गई है, ये हमें ट्रांसजेनिक जीन प्रेषित करा करके प्राप्त की गई है। तो ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, तो 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 43 और ये क्या कह रहा है, अच्छे से जवाब देना सभी के सभी। अत्यधिक घनी मानव जनसंख्या से प्राकृतिक आवासों के विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न जैव विविधता प्रकर स्थल बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। आपको बताना है बांग्लादेश में, भारत में, चीन में और इंडोनेशिया में, यानी अत्यधिक जैव घनितता की वजह से कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो सभी के अंदर हमें बायोडाइवर्सिटी, भारत के अंदर भी देखने को मिलता है हॉटस्पॉट, इंडोनेशिया में भी, चीन में भी। तो 2, 3, 4 और 2, 3, 4 के साथ में 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, जितने प्यारे तुम उतना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। सभी के सभी जवाब देंगे कि विश्व की प्रथम अनुवांशिकीय रूपांतरित डेयरी बछड़ी को नाम दिया गया था जोली रिवर्स डोली लैक्स। बताइए फटाफट क्या नाम दिया गया था, दिख रहा है सबको बराबर? तो फिर जवाब और दो। बराबर दिख रहा है तो जवाब दो। क्या डोली नाम दिया, जोली, रिवर्स या लैक्स? फटाफट बताओ क्या नाम दिया था। तो बिल्कुल क्या नाम दिया था, इसको लैक्स नाम दिया गया था। नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट है आपका 45 और 45 कह रहा है ग्लाइफॉस्फेट प्रतिरोधी प्रथम अभियांत्रिकी फसल राउंड अप रेडी में रूपांतरित जीन होती है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जीन है जो कि रूपांतरित होती है। फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी कौन सी होती है? तो बिल्कुल सही जवाब किसके पक्ष में जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के, क्योंकि एनोल पायरुवाइलिसिगमेंट 3 फास्फोट सिंथेज एंजाइम के लिए है। तो ये क्या कर जाती है, राउंड अप रेडी में रूपांतरित की जाती है, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं 46 की तरफ। बिल्कुल, और 46 कह रहा है राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी छुपों एवं शाकों के मानवीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, बताइए। जब तक मैं आपसे बात कर लूं काजरी और एक आफरी, ये दोनों की दोनों कहाँ है? तो दोनों की दोनों जोधपुर में। ठीक, और इसकी जो बात कर रहा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी छुपों एवं शाकों के मानवीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु तकनीक प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? तो किस पर है? जैसलमेर पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 47। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली का अध्ययन का प्रमुख केंद्र है, वो आपको बताना है। क्या आपका अलवर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है या बीकानेर है? तो किसके पक्ष में है? बिल्कुल जवाब हाँ 4 के पक्ष में है। नेक्स्ट बात करूं आपसे, शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। बिल्कुल बीकानेर में।
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड। हॉर्टिकल्चर का नाम आते ही देखिए आपको याद रखना, मैं भी बताऊंगा, यानी शुष्क बागवानी संस्थान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शुष्क बागवानी संस्थान की। उसी को क्या कह देते हैं? उद्यानिकी, ठीक है ना। एक तो होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और एक ये होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड, इसको याद रखना, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का नाम आता ही बीकानेर में। इसको आपके सामने उद्यानिकी की जगह यहाँ पर दूसरा नाम भी ले सकता है, वो क्या कि शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान पूछा है, कहीं पर वो का नाम ले सकता है बागवानी संस्थान। कौन सा ले सकता है? बागवानी संस्थान, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक मिनट इसको लगाइए, एक मिनट। चलिए आगे आपके सामने 49 और 49 क्या कह रहा है, आपको जवाब देना है सभी के सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा आवाज आ रही है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोडा में स्थित है। केंद्रीय साल्ट शोध संस्थान जयपुर में स्थित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड सिरोही में स्थित है। बताइए कौन सा सत्य है? बिल्कुल माफ करना, कभी कभी जबान क्या है फिसल जाती है। कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में स्थित है, कौन सा सत्य है बताओ फटाफट से। तो इनमें से सिर्फ एक ही सत्य है कि जो आपका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान है वो पिलानी झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बाकी सब के सब ऐसो में लेते हैं। एक मिनट, क्या पूछा है इसने? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? केंद्रीय साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, बिल्कुल यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, केंद्रीय नहीं है। कौन सा है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL का मुख्यालय है सांवर जयपुर के अंदर, जो कि नमक उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है आपको सुमेलित से लेकर के, आपको इन सभी को सुमेलित करना है। बताइए फटाफट। कुछ जिले दे रखे हैं और कुछ शोध केंद्र देखे हैं। आपसे बात करूं मैं भेड़ की, तो भेड़ का कौन सा है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोंक। कहाँ पर है? अभिकानगर टोंक के अंदर, तो डी में 4। सरसों की बात करें, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलता है? सेवर भरतपुर में। मिला लीजिए आप, मिल रहा है डी में 4, डी में 5, डी में 5 दो जगह आ गए, सी में 2 एक जगह। अब बचा हमारे पास में ऑप्शन 4, यानी धनिया का आपका अजमेर में, और घोड़ों को कहाँ पे होगा? बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट, वापस से धनिया अजमेर, घोड़ा बीकानेर, और सरसों सेवर भरतपुर, और भेड़ अभिकानगर टोंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और बढ़िया ध्यानपूर्वक पढ़ो और क्या पूछ रहा है उसके जवाब दो। कथन 1, सारा ज्ञान अच्छा है, सारा ज्ञान कठिन है। निष्कर्ष, कुछ अच्छी चीज़ें कठिन हैं, सभी कठिन चीज़ें ज्ञान हैं, सभी अच्छी चीज़ें कठिन हैं, सरल चीज़ें ज्ञान नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल, तो कुछ सारा ज्ञान अच्छा है, कैसा है? सारा ज्ञान अच्छा है। सारा ज्ञान कठिन है, सारा ज्ञान कठिन है। कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं, बिल्कुल कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं। सभी कठिन चीज़ें ज्ञान हैं, नहीं है ये तो। सभी अच्छी चीज़ें कठिन हैं, सभी अच्छी चीज़ें भी कठिन नहीं है, कुछ सरल भी होती हैं। सरल चीज़ें ज्ञान नहीं है,
ऐसा नहीं है कि सरल चीज़ें भी ज्ञान है। उसने कहा कि सारा ज्ञान अच्छा है, तो कुछ चीज़ें सरल भी होंगी, कुछ चीज़ें कठिन भी होंगी। ठीक है, तो कौन से के पक्ष में जाएंगे हम? ए के पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? ईना की आयु की, अच्छा ये मैथमेटिक्स से है। ईना की आयु से, इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, बाद में समस्या आएगी। ईना की आयु सीमा की आयु से दुगनी है, उसकी आयु में क्या अंतर होगा? 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 5:9:5 होगा। 10 पूर्व उसकी आयु का अनुपात 3:1 था। कितना था? 3:1 था। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो इसमें से क्या था? आरपीएससी की तरफ से फ्री हेड बोनस था। अच्छा जी 53, कुछ क्वेश्चन इधर भी दे दिए। मैथ्स वाले कल ही कर लेंगे, तो ठीक है। मैथ्स वालों को आज नहीं कर रहे हम मैथ्स वालों को कल ही करेंगे। तो आगे की ओर चलते हैं हम। इसमें भी मैथ्स है, इनको सबको सॉल्विंग कल ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, और 61 क्या कह रहा है? आपको जवाब देना है, फटाफट बताइए। 61 का ऊपर गया। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC की स्थापना की गई थी 1994 में, 1990 में, 1991 में और 1993 में। बताइए किस वर्ष की गई थी? तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की आयु क्या थी? आपको बताना है कि जो सबला योजना थी उसमें किशोरियों की आयु जो थी वो थी 11 से 18 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 63, और 63 क्या कह रहा है? अच्छा ये तो उस टाइम के करंट से रिलेटेड था। आगे क्वेश्चन नंबर 64, ये भी कोई मतलब नहीं है इसका भी, अभी नहीं लिए। 65, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, वैसे तो ये भी मतलब का नहीं है पर कोई नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना, निवेश की दर को तेज करना, रोजगार वृद्धि को तेज करना, ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि। इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। यानी इसका अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। आगे आपका 66, हाल के वर्षों में संघीय सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व की संरचना दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कि जो प्राप्तियां की गई हैं वो कैसी हैं? फटाफट बताइए क्या दर्शाती है? तो बिल्कुल वो दर्शाती है कि प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों से अधिक हैं। देखिए उस टाइम का था ये आंकड़ा कि जो प्रत्यक्ष प्राप्तियां थी वो क्या थी? अप्रत्यक्ष प्राप्तियों से अधिक थी। ये तो अभी भी काम आना है आपने। राजस्थान में 2011 की जनगणना के परिणामों में 2001 की तुलना में सबसे ज़्यादा चिंताजनक परिणाम क्या रहा है? 2001 से 2011 की जनगणना के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही है। 2011 में जनसंख्या की दर नीची बनी रही। सामान्य लिंगानुपात 2011 में ज़्यादा नहीं बढ़ पाया और 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात घट गया है। आपको बताना है इसके संबंध में कौन सा कथन क्या पूछ रहा है? परिणाम चिंताजनक परिणाम रहा। तो बिल्कुल चिंताजनक जो परिणाम रहा था वो कौन सा रहा था हमारा? कि 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में लिंगानुपात क्या हो गया था? घट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, और 68 क्या कह रहा है? कि शुद्ध घरेलू उत्पाद 2004-05 की कीमतों के आधार पर राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में अभी तक सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई है? 7वीं, 10वीं, 11वीं और 6ठी। किस में की गई है? तो बिल्कुल ये आपके की गई है 7वीं में।
नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। 69 राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा का लक्ष्य क्या रखा गया है? सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 3%, सकल घरेलू, इसको करें, चलो कर लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4% और सकल घरेलू उत्पाद का 0%। बताइए कौन सा रखा गया था? बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद का कितना रखा था? 3%। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना में मुख्य जोर दिया गया था सिंचित जल के कुशल उपयोग पर, यंत्रीकरण पर, जैविक खेती पर या उर्वरकों के संतुलन उपयोग पर। बताइए किस पर जोर दिया गया था? बिल्कुल किस पर दिया गया था? सिंचित के कुशल उपयोग पर। किससे संबंधित थी ये परियोजनाएं थी? 71 और 71 क्या कह रहा है बताना है। राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का ये करीब 22% है। राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है। पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार हैं। तो इनमें से कौन से कथन हैं जो सही है वो हमको बताने हैं। बताइए तो कौन कौन से सत्य हैं। तो मैं बात करूं, राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और राजस्थान में ही पर्टिकुलरली बात करें तो अरावली प्रदेशमाला, इसे भी धात्विक खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सर्वाधिक धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। आगे, देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन में ये करीब 22% योगदान देता है। सत्य। आगे है आपका, राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है और पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार हैं। इसी के साथ में ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परियोजनाओं से कि कौन सी परियोजना कहाँ पर संबंधित है। बैतली की बात करें हम, बीवी पर लस्सी थी, कहाँ वाली पर? 12 वाली पर। चाकण सिंचाई परियोजना जीजीसीएम है, गुड़ा गड़दड़ा मेज चाकण, ये सब की सब कहाँ की हैं? बूंदी की। और सुगली सिंचाई परियोजना कहाँ की है? पालौर की। और बांदड़ी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना है जो है जालौर की। इनमें से बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल हमें बांदी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना जालौर के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन सुगली हमें कहाँ देखने को नहीं मिलती? तो पाली के अंदर देखने को नहीं मिलती। चलिए 73, योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमानों को वर्ष 2011-12 के लिए अध्ययन अपडेट किया है। इन अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। बताइए कितना किया गया था? बिल्कुल 50%। नेक्स्ट है, सॉरी 15%। 74 और 74 क्या कह रहा है? राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? आपकी एक है राजस्थान विनियोग संवर्धन बोर्ड, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन, राजस्थान का औद्योगिक विनियोग बोर्ड और रिको। तो निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए जो काम कर रही है वो आपके कौन कर रही है? वो कर रही है आपके पास में आपकी जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट प्रोफेशन है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक, हम चलते हैं 75 की तरफ। और 75 क्या कह रहा है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रखी गई लक्षित दरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। खैर आपको अपने काम की नहीं है, फिर भी कई मिलाना, फिर भी क्या आपके 76 वाला क्वेश्चन और 76 क्वेश्चन बेहद ही प्यारा होने वाला है आप सभी के लिए। सिंचाई परियोजना और भाग लेने वाले राज्य हैं। चंबल परियोजना किस किस की है? माई परियोजना किस किस की है? ब्यास परियोजना किसकी है? और सिद्धमुख परियोजना किस किस की है? ऑप्शन भी दिख रहे हैं आपको? ऑप्शन भी देखिए और अब बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बताइए तो। चंबल परियोजना की जब भी हम बात करते हैं तो चंबल के साथ में कौन कौन है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, एमपी प्लस राजस्थान, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश किस में है? चंबल परियोजना में। आगे बात करूं, माही बजाज सागर परियोजना किसकी है? गुजरात और राजस्थान की। गुजरात और राजस्थान की।
और आगे बात करूं मैं ब्यास परियोजना, सिद्धमुख परियोजना। तो ब्यास परियोजना किस किस के राज्यों के मध्य देखने को मिलती है, तो बताइए फटाफट। ब्यास परियोजना किस किस के है, तो ब्यास है आपके पंजाब राजस्थान के और सिद्धमुख है पंजाब हरियाणा राजस्थान के, ठीक है ना। ये इन दोनों का कितना कितना है, 50% हिस्सेदारी देखने को मिलती है। इसमें 55 और कितनी देखने को मिलती है, 45। और इसकी बात करूं इसमें 15% देखने को मिलता है इन दोनों के अंदर राजस्थान का हिस्सा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 77 और ये कुछ नापने के यंत्र हैं कि किस यंत्र से किसको मापा जा सकता है। देखिए पहले कितने मिलान वाले क्वेश्चन हुआ करते थे। एरोमीटर किसको नापेगा, एरो यानी हवा, हवा यानी पवन, पवन को मापने का काम करेगा। अरे पवन नीचे है। वायु और गैस का घनत्व और भार मापन में काम लिया जाता है, वो है आपका कौन, वो है आपका एरोमीटर। आगे बात करूं मैं आपके सामने ओमीटर की, और ओमीटर मापता है आपके विद्युत धारा मापन का, एमीटर होता है। आगे बात करें, आगे आपका एनीमोमीटर, एनीमोमीटर मापता है आपके पवन वेग को, और अल्टीमीटर है जो मापता है आपकी ऊंचाई मापन के लिए। अल्टीमीटर ऊंचाई मापन हेतु काम लिया जाता है, एरोमीटर वायु गैस घनत्व भार मापन हेतु काम लिया जाता है। आगे बात करूं ओमीटर, ओमीटर विद्युत धारा मापन हेतु काम लिया जाता है, और एनीमोमीटर पवन वेग मापन हेतु काम लिया जाता है। यानी इस हिसाब से पहले में 4 5, पहले में 5 यानी 2 तो कट जाते हैं, हमारे पास में 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 3 और 4। आगे 3 और 3 के साथ ही हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 78। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। कि रोगी वाहन के सामने सामान्यतः अक्षरों को ECNA उल्टा लिख दिया जाता है, यानी एम्बुलेंस को उल्टे रूप में लिखा जाता है। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का पार्श्व उत्क्रमण होगा, तो ये यार दोनों सही है। पार्श्व उत्क्रमण होगा उनका उल्टा देखने, दर्पण पर बनने पर, क्योंकि उल्टा दिखाई देगा, तो बिल्कुल ये यार का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं 79 की तरफ, और 79 है आपका घरेलू विद्युत उपकरणों पर आजकल सितारे यानी 5 सितारे तक अंकित किए जाते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण है उन पर आजकल 5 सितारे तक अंकित किए जाते हैं। इन उपकरणों पर अंकित सितारे व्यक्त करते हैं कि सितारों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होती है उसको क्या दर्शाती है, बताइए फटाफट क्या दर्शाती है। तो क्या वो उसका उपकरण के द्वारा उपयोग अवधि अधिक होती है, उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता उच्चतर होती है, उस उपकरण की कार्य क्षमता बेहतर होती है। आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है, तो बिल्कुल ये किसकी दक्षता को ही बताती है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने 80 है, और देखिए LAN नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है, किसके आधार पर होती है आपको देखना है। बिल्कुल किसके आधार पर होती है, तो IP एड्रेस के द्वारा। आपके सामने कौन सा राजनीतिक दल ये मानता है कि वर्तमान भारतीय राज्य बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार हैं। बताइए ऐसा कौन सी पार्टी मानती है, कौन सी पार्टी मानती है। तो आपकी कौन मानती है, वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ये मानती है, क्या मानती है कि जो राजनीतिक दल हैं जो वर्तमान में बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, उनके भूस्वामियों के वर्ग का शासन का औजार मानती है। अब तो और भी मानते हैं, कई प्रकार की पार्टियां मानती हैं। चलिए छोड़िए अपने के काम का। आगे आपका CAG से लेकर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय लेखा परीक्षक में लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। शशिकांत शर्मा भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। इनमें कौन सा सत्य है वो बताना है, केवल एक सत्य है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा एवं सेवा का भी मुखिया होता है।
आपके सामने 83 पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश, तालुका पंचायत गुजरात में, और पंचायत यूनियन काउंसिल तमिलनाडु में, और पंचायत समिति मध्य प्रदेश में। कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है उसको पहचानना है, फटाफट बताइए कौन सा है। तो पंचायत समिति राजस्थान में कहवे हैं, इधर तो मंडल पंचायत होती है मध्य प्रदेश में, तो बाद बाकी पंचायत यूनियन काउंसिलिंग आपके तमिलनाडु में कहा जाता है, क्षेत्रीय समिति आपके उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, तालुका पंचायत गुजरात के अंदर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार जो 2005 अधिनियम प्रारंभ हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था आपको बताना है। 22 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को, 15 जून 2005 को, 2 अक्टूबर 2005 को। फटाफट बताइए कब प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था, कब हुआ था? बिल्कुल 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 85, और ये है आपके कथन और कारण से, माफ करना, और ये क्या कह रहा है वो हमको बताना है। क्या कह रहा है? 1978 में मेनका गांधी केस में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से व्यवहार में व्यवहारत कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है। कारण संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छारित नहीं कर सकता है। बिल्कुल 1978 का जो मेनका गांधी केस था, कौन सा 1978 का मेनका गांधी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में व्यवहारतः कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यानी समानता के अधिकार के अनुसार क्या किया जा रहा है, राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता। बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। आपके सामने फिर वही क्वेश्चन नंबर 86, और 86 क्या कहता है बताइए। 86 हमें क्या कह रहा है? 86 कह रहा है सांप्रदायिकता एक मूलतः है और सर्वोपरि विचार धारा है बिपिन चंद्र की। बिना सांप्रदायिक हिंसा के हुए भी संप्रदायवाद पल्लवित हो सकता है। ये यार दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। पहली बात तो सुनिए बिपिन चंद्र की कि सांप्रदायिकता एक मूलतः और सर्वोपरि विचारधारा है। क्या है? मूलतः और सर्वोपरि विचारधारा है। किसने कहा? बिपिन चंद्र ने। क्योंकि बिना सांप्रदायिक हिंसा के हुए भी संप्रदाय पल्लवित हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संबंध को रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, और 87 क्या कह रहा है बताइए। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन पॉलिटी से। यदि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो ये, राज्यपाल किस में रखता है? 200 में, और राष्ट्रपति के लिए किस में? 201 में। यानी राष्ट्रपति उस पर, राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित है वो कौन सा है? 201। चलिए बताइए, यदि वह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो तो भी क्या कर सकते हैं? शक्ति के बारे में बताने हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, यदि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध है तो भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी रख सकते हैं। आगे, यदि ये उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो तो रख सकते हैं। आगे, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, ये सभी के सभी वो दायरे हैं जिनको राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति दी जाती है। किसके तहत? राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसमें की बात करें हम? 4 की। आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 88, और 88 फिर से बढ़िया 91वें संविधान संशोधन से पूछा गया है, और उसके बारे में आपको बताना है। बताइए फटाफट क्या कह रहा है, आपको वो चुनाव करना है। संविधान संशोधन
91वें अधिनियम 2004 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 91वां संविधान संशोधन के बारे में बताएं तो, और 61वां संविधान संशोधन, ये तो आयु को घटाता है, आयु को घटाता है और 21 से घटाकर कितना कर देता है? 18। और ये मंत्रिपरिषद को क्या कर देता है? घटा देता है। कितनी? तो ये कर देता है 15%। राजस्थान में उस हिसाब से 30%। और मिनिमम की बात करें, सॉरी 30 सदस्य, 15 कितना हुआ? 30 सदस्य, क्योंकि 200 का, अगर हम 200 का 15% निकालते हैं तो 15 दूनी 30, तो कितने सदस्य हो सकते हैं? 30। लेकिन 30 में भी कौन होगा? सीएम सम्मिलित, तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 सदस्य। तो विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना परसेंट हो सकती है? 15%। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 89, देखिए बताइए फटाफट से आप, कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 में राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 वित्तीय समिति होती हैं, बिल्कुल 3 वित्तीय समितियां हमें देखने को मिलती हैं, प्राक्कलन और लोकलेखा ख और ख। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। समिति के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। ये बिल्कुल चारों की चारों कथन क्या हैं? सत्य हैं। किसके संबंध में? वित्तीय समितियों के। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं देता है? वो आपको फाउंड आउट करना है, कौन सा नहीं देता है। तो क्या राज्य सरकार के अधीन एक उच्च स्तरीय पदों श्रेणी फर्स्ट एवं श्रेणी सेकंड के विभिन्न राज्य के कैडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती? सुझाव नहीं दिया, वो बताना है, ठीक है। आगे, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श, ठीक है। वित्तीय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श देना। आगे, सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय पोषित विश्वविद्यालयों की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती पर एवं पदोन्नति, बिल्कुल तीनों को बताता है। लेकिन एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण ट्रांसफर के लिए राज्य सरकार को क्या नहीं देता? परामर्श। कौन बात नहीं करता? ये आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 91। बढ़िया पढ़िए लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त को, और जवाब देने का प्रयत्न सभी के सभी करेंगे। तो आपके लिए एक और ये फ्री हेड आरपीएससी की तरफ से, हम चर्चाएं भी नहीं कर रहे उन पर, तो बिल्कुल जब भी सिर्फ अभी तो आंसर की को देखते हुए चल रहे हैं, जब भी समय मिलेगा इनसे फिर फैक्ट को लेकर के फिर विश्लेषण क्लासें करवाई जाएंगी, ठीक है ना। आगे, उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया और जयपुर पीठ का मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया। सही उत्तर का तुम्हें चयन करना है, कौन कौन से सही उत्तर है। तो बिल्कुल राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई थी। आगे, और पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया था, क्योंकि मुख्य पीठ कहाँ पर है? हमारी जोधपुर के अंदर। लेकिन स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिया गया, ये कथन बिल्कुल गलत है। इनके द्वारा दिया ही नहीं गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी बी नहीं होना चाहिए, तो बी नहीं है तो ACD, और ACD के साथ में ऑप्शन 2 इज ऑप्शन 3 इज करेक्टेड, माफ करना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 93, और 93 क्या कह रहा है? जिलाधीश के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताने हैं। जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। ये किसमें कहा है या किसने कहा है, ये आपको बताना है, बिल्कुल।
फटाफट बताइए किसने कहा है। तो देखिए जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर क्या है, भारत सरकार का हाथी खड़ा हुआ है। ये कहा था आपके किसने, रैमजे मैकलैंड ने। किसने कहा था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता, राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। ये किसने कहा है, तो ये क्या आपने कहा है भारतीय स्टैच्यूटरी कमीशन प्रतिवेदन 1930 ने। कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न हो तो कोई अधिकारी हुआ है और ना ही होगा। ये आपका किसका कथन है, ये है के दास का। और प्रशासन की धुरी है, ये कहा है 20 मई 2005 को दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण। एक में तीन दो जगह देखने को मिलते हैं। आगे बी में 1 और बी में 1 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 से। और 94 में क्या कह रहा है आपको बताना है, बताइए। बिल्कुल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होना है। बताइए आप कौन सा है जो सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन, राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, बिल्कुल। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में सदस्य नहीं है ना, राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता प्रतिपक्ष, और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय सदस्य। बताइए कौन नहीं होता। तो देखिए मुख्यमंत्री, राज्य सूचना आयुक्त की जब भी बात करें तो मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, एक इसके कैबिनेट मंत्री होता है, और एक विधानसभा में जो विरोधी दल है उसका नेता होता है। लेकिन राज्यपाल द्वारा निर्देशित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसमें कोई सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, 95 कहता है आपके सामने कि राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश नीति 2010 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे कोई मतलब नहीं है विचार करने का इन पर, फिर भी देख लो, कभी ना कभी किस्मत ही खराब हो, पूछ ही ले। राजस्थान के प्राकृतिक और या विशेष उद्देश्य के लिए तैयार योजना के लाभ के क्षेत्रों के लिए द्रुत विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण औद्योगिकरण को विकसित करना, मानव विकास के इष्टतम विकास को प्राप्त करना एवं ज्ञान आधारित विकास को प्रोत्साहित करना, उभरती युवा आबादी की रोजगारी की तकों को बढ़ावा देना। कौन सा है फटाफट से, तो इसमें ACD होंगे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो क्या नहीं था, वो आपका बी यानी ग्रामीण विकास, ग्रामीण औद्योगिकरण को विकसित करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम 96 की ओर। और 96 से है आपके राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, 243 के भारतीय संविधान के बारे में आपको बताना है। बिल्कुल, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में हुआ। ठीक, आगे यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक, ये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है। अब बताइए आपके निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए फटाफट कौन सा कथन सही है। तो मैं बात करूं, ये इसका जुलाई 243 के तहत देखते हैं, और जुलाई 1994 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। लेकिन ये एक बहुसदस्यीय आयोग है नहीं, ये एक सदस्यीय आयोग है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके कौन, मधुकर गुप्ता। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचक अधिकारी भी होता है, इसे ही हम निर्वाचन आयुक्त के नाम से जानते हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और चुनाव करवाता है। बिल्कुल, तो बी नहीं है इसका, यानी कि ACD, और ACD के साथ में ऑप्शन 3 इज करेक्टेड। ठीक, 2013 में जो रैंक थी राजस्थान की वो कौन सी थी, सॉरी भारत की 130
6। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये वाला। तो हम किसकी बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 100 की। अब मत जाना एक बार घूम आया बहुत है। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और उसके उद्देश्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है या कौन कौन से मैच करते हैं। चलिए देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो था आपका चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ाना। राष्ट्रीय कृषि विकास आयोग था, यह था आपका कृषि में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ाना। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन था आपका भारतीय कृषि को जलवायु प्रत्यास्थी उत्पादन व्यवस्था में रूपांतरित करना। और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास का कार्यक्रम था लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र में रखते हुए कृषि आय बढ़ाने हेतु समन्वित अपनाना। ठीक है, इसका ये राष्ट्रीय किसान योजना का अर्थ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अर्थ क्या था, तो इसका अर्थ था हमारे कृषि में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ाना। और सतत राष्ट्रीय मिशन का था क्या था, यह था आपके भारतीय कृषि की जलवायु को क्या करें, प्रत्याशी बनाकर रूपांतरित करना। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 101 है, और 101 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 ये दिया गया है, सही उत्तर का चयन करना। स्वेज नहर का निर्माण एंग्लो फ्रेंच कंपनी द्वारा किया गया। इसे परिवहन के लिए 1869 के अंदर खोला गया। इसे लंदन भारतीय पश्चिमी तट की दूरी 6100 मील कम हो गई है। और स्वेज नहर पश्चिमी यूरोप को ऑस्ट्रेलिया मार्ग से सीधा जोड़ती है एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों का मानसून एशियाई देशों से व्यापार भी इसी मार्ग से होता है। आपको स्वेज नहर के बारे में जो बताया गया है, तो बिल्कुल स्वेज नहर का निर्माण जो कंपनी ने करवाया था वो कौन थी, एंग्लो फ्रेंच कंपनी के द्वारा करवाया गया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। आगे इसको परिवहन के लिए 1869 में खोल दिया गया था। इससे लंदन पश्चिमी तट की दूरी 6100 मील कम हो जाती है। ठीक है बिल्कुल। और स्वेज नहर पश्चिमी यूरोप को ऑस्ट्रेलियाई मार्ग से सीधा जोड़ती है एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों का मानसून एशियाई देशों से व्यापार भी इसी मार्ग से होता है। तो बिल्कुल चारों की चारों कथन है जो स्वेज नहर के बारे में सत्य हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 102, और क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है नीचे दिए गए कूट का कथन का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। बताइए फटाफट। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और मार्ग दिए गए हैं, कौन सा कथन है जो सत्य है वो आपको बताना है। राष्ट्रीय NH3 किसको जोड़ता है, तो 3 को, लखनऊ से दिल्ली को। आगे बात करूं 7, और 7 जोड़ता है आपके किसको जोड़ता है, अच्छा 3 आगरा मुंबई को जोड़ेगा, सॉरी। NH3 किसको जोड़ेगा, आगरा मुंबई को। और फिर बात करूं 7 किसको जोड़ेगा, वाराणसी से कन्याकुमारी को। C8 किसको जोड़ेगा, तो ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा। और 24 जोड़ेगा आपके दिल्ली से लखनऊ को। यानी पहले में 2, 1, फिर 4, 3। ठीक, तो 2, 1, 4, 3, 2, अच्छा 2, 1, 4, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। वाह, देखिए बेहद ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है आपको। निम्नलिखित झारखंड के मानचित्र में कोयला की स्थिति है 1, 2, 3 और 4। अब मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम पर इसे पहचानना है और आपको बताना है। ये तो देख लिए, चलो ठीक है, बताइए। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस स्थान पर हमें देखने को मिलता है कौन सा, डाल्टनगंज। यहाँ पर देखने को मिलता है उत्तरी कर्णपुर, यहाँ देखने को मिलता है बोकारो, यहाँ देखने को मिलता है झरिया, बोकारो, उत्तरी कर्णपुर और डाल्टनगंज। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 104। और क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कुछ लोह अयस्क खान दी गई हैं और कौन से राज्य से संबंधित हैं वो हमें बतानी है। बताइए फटाफट। कुछ लोह अयस्क का जमाव और राज्य दिए गए हैं। मयूरभंज राज्य दिए गए हैं, कौन से राज्य में कौन सा सुमिलित है वो आपको बताना है। फटाफट बताइए। मयूरभंज कहाँ पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। और कुद्रमुख जमाव कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? कर्नाटक के अंदर। और बेलाडीला की बात करें आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। और बोनाई श्रेणी झारखंड के अंदर। यानी पहले में 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 और 2 1 4 3 सिर्फ 3 के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 105। और क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में स्थित है? आपको बताना है, ठीक है ना। तारागढ़, रोजा भाकर, खो और बैराट। रोजा भाकर, बैराट, खो और तारागढ़। खो, तारागढ़, रोजा भाकर और बैराट। खो, रोजा भाकर, बैराट और तारागढ़। इनमें से बताइए कौन सा है जो क्या है सुमिलित या उनकी अवरोही क्रम के अनुसार सही है। तो बिल्कुल सबसे पहले की बात करें हम, कौन सा आएगी? खो, फिर तारागढ़, फिर रोजा भाकर और फिर बैराट। बैराट जयपुर में, रोजा भाकर आपके जालौर में, तारागढ़ अजमेर में, खो जयपुर में। और क्वेश्चन नंबर है 106। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? आपको बताना है। उदयपुर और बारां, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन से रखते हैं? तो बिल्कुल कौन से रखते हैं इनमें से रखते हैं आपके सिरोही और उदयपुर। आपके क्वेश्चन नंबर 107। सूचियों को हमें सुमेलित करना है। किसको? सूचियों को। राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? नात्रा की पाल, खो दरीबा और बांदर शींदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है, ठीक है ना। तो राजपुर दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए। सीसा जस्ता के लिए। और आपका नात्रा की पाल है वो किसके लिए? लोहे अयस्क के लिए। और खो दरीबा की बात करते हैं तो खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल तांबे के लिए। और बांदर शींदरी बेरेलियम के लिए। यानी पहले में 2 1 2 4 है, फिर 2 के बाद फिर 4, फिर 1 और फिर 3। 2 और 2, अच्छा 2 जगह 2 4 1 3। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 108। और आज का भी हमारा, चलो 110 तक कर लेते हैं, 10 तक कर लेते हैं। फिर उधर बचे हमारे 1 से 30 तक और बीच में 54 55 वाले, यानी कि 30 40, हाँ इतने 110 40 50, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे, फिर भी देखते हैं, अभी तो चलने दो। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? तो जैसलमेर रखता है 17, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और बीकानेर, चूरू, जालौर। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि 100 से क्या रखता है? कम जनसंख्या घनत्व रखता है। तो बिल्कुल जैसलमेर का कितना है? 17, बाड़मेर का 78 और इसका शायद कंफर्म नहीं है मेरे को, शायद 79 के समथिंग ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109। और 109 दिए गए स्थान, कुछ उद्योग दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का मुख्यालय कहाँ पर है? सफ़ेद सीमेंट का, उर्वरक का और विद्युत मीटर, ठीक है ना। बताओ। तो उर्वरक के लिए आप जा सकते हैं कहाँ पर? गड़ेपान कोटा के अंदर। तो बिल्कुल चलिए, उर्वरक के लिए हम गड़ेपान कोटा के अंदर गए थे। सफ़ेद सीमेंट के लिए आप गौतम नागौर आ जाइए।
और HMT की घड़ी टूल से चाहिए तो आप अजमेर में जाइए, और जयपुर में आपको विद्युत के मीटर देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 4 1 और फिर 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्या ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, वाह। राजस्थान के मानचित्र में 1 2 3 4 सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, इनमें से कौन सी एक मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है वो आपको बताना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना देखने को मिलेगी, किस नदी पर, तो माही नदी पर। किस पर देखने को मिलेगी, माही नदी पर। दूसरी पर चंबल, आगे बीसलपुर टोंक में, बीसलपुर टोंक में, और आपकी सिद्धमुख सही नहीं दर्शाया गया है। तो बताइए अब इनमें से कौन सी है जो सही नहीं दर्शाई गई है। तो बिल्कुल ये वाली क्या है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें टोंक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सही है। बाद बाकी माही बजाज सागर परियोजना, चंबल परियोजना बिल्कुल सही है, और सिद्धमुख वाली बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को 111 से के स्कोर कर लेते हैं। चलिए कल ही कर लेंगे हम, कल 111 से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने श्रद्धाएं में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।